हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10वीं क्लास का पार्ट नंबर 5 मुद्रण और संस्कृति का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 19वीं सदी से। 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगें लगाईं, जिसके बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया पाठक वर्ग तैयार हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चे, महिलाएं और मजदूर। 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए। प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया। इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परिकथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया। जर्मनी के ग्रीम बंधुओं ने बरसों लगाकर किसानों के बीच से लोक कथाएं जमा की। उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन हुआ। फिर कहानियों को अंततः 1812 के एक संकलन में छापा गया। बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री या जो चीजें कुलीन वर्गों को अश्लील लगती थी, उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। इस तरह पुरानी ग्रामीण लोक कथाओं को नया रूप मिलने छपने से वे दर्ज हुई, पर इस प्रक्रिया में बदल भी गईं। महिलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका में ज्यादा अहम हो गईं। पेनी मैगजीन्स या एक पेज या पत्रिकाएं खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थी, वैसे ही जैसे कि सही चाल चलन और गृहस्थी सीखने वाली निर्देशिकाएं। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गईं। मशहूर उपन्यासकारों में लेखिकाएं अग्रणी थी, जैन ऑस्टिन, ब्रांट बहनें, जॉर्ज इलियट आदि। उनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था, अपनी इच्छा शक्ति थी। 17वीं सदी से ही किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। काम के दिन के छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार और आत्म अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीति, पर्चे और आत्मकथाएं लिखी। अब हम बात करते हैं नई तकनीकी परिष्कार। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगी थी। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापे खाने की तकनीक में लगातार सुधार हुए। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। इसे प्रति घंटे 8000 शीट या ताव छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाली प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगा। एक दो और चीजें हुई। कागज डालने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई, स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम आने लगे। इस तरह छोटी छोटी मशीनी इकाइयों में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने का रंग रूप ही बदल गया। मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के नए गुर अपनाए। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासों को धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला शीलिंग श्रृंखला के तहत छापी गई। किताबों की जिल्द का आवरण या डस्ट कवर भी 20वीं सदी की तकनीक नवायत है। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों को किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ, लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपरबैक या एजिल संस्करण छापे। अब हम बात करते हैं मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियां या भारत का मुद्रण संसार। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियां छापी जाती रहीं। ठीक है, जो पांडुलिपियां होती थी वो हाथ से ही लिखी जाती थी, उनकी नकल करके ही उनको लिखा जाता था। ठीक है, और कभी कभी तो जो पन्ने होते थे उन पे जो तस्वीर थी वो भी बनाई जाती थी। लेकिन पांडुलिपियां नाजुक होती थी, काफी महंगी भी थी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से जकड़ना होता था, दूसरे लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था। देखिए, जो पांडुलिपियां होती हैं उनको वो नाजुक होती थी, ठीक है, और वो महंगी भी थी और उनको ना बहुत ही सावधानी से पकड़ना
पकड़ना होता था और नए नए तरीके से लिखे जाने के चक्कर में उसे पढ़ना भी आसान नहीं था। इसलिए उनका व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है, जो पांडुलिपियां होती थी उनको हम डेली की लाइफ में उनका इस्तेमाल नहीं करते थे। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी ने लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। देखिए, जैसे आज के टाइम में हम सब बच्चे किताब पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन पहले के टाइम में किताबें नहीं होती थी, तो जो टीचर होते थे, जो गुरु होते थे, सिर्फ उन्हीं को पढ़ने के लिए किताब मिलती थी, वो उस किताब को पढ़ते थे और जो चीज़ें उन्हें याद रहती थी वही किताबें वही बातें वो विद्यार्थियों को सिखाते थे। ठीक है, और इस तरह के लोग बिना किताब के भी साक्षर मतलब पढ़े लिखे बन जाते थे। अब बात करते हैं छपाई भारत आई। प्रिंटिंग प्रेस पहले पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। ठीक है, यानी कि भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस को लेके आए थे, वो कौन लेके आए थे? वो पुर्तगाली लेकर आए थे। और पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ पे आए थे? वो गोवा में आए थे। ठीक है, जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी। 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। कैथलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद थी। अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया था। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बंगाल गजट है, ठीक है, इसकी साप्ताहिक पत्रिका किसने निकाली थी? तो ये निकाली थी जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने। कब निकाली थी? 1780 में निकाली थी। ठीक है, जिसने खुद को यूं परिभाषित किया, हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आज़ाद निजी अंग्रेजी उद्यम थी और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। हिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता था, जिनमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तेहार भी शामिल थे, लेकिन साथ ही वह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गप्पबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हमलों से उसकी रक्षा कर सके। 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे। ऐसे प्रयासों में पहला था राजा राममोहन राय के करीब रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। ठीक है, अब हम बात करते हैं धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। 19वीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक मसलों को लेकर बहसों का बाजार गर्म था। अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलावों से जूझते हुए धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। ये सारे वाद विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक में हुए। छपी हुई पुस्तकों और अखबारों ने न केवल नए विचारों का प्रचार प्रसार किया, बल्कि उन्होंने बहस की शक्ल भी तय की। इन बहसों में व्यापक जन समुदाय भी हिस्सा ले सकता था। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा दाह, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तिकाओं और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के ख्याल से इन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। राजा राममोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जो संवाद कौमुदी है, इसके लेखक कौन है? तो ये थे राजा राममोहन और इन्होंने कब इसको प्रकाशित किया था? 1821 में। ठीक है, 2 फारसी अखबार जाम ए जहांनामा और शमसुल अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुए।
उत्तर भारत में उलमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा न दे या मुस्लिम कानून न बदल डाले। इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथियोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के फारसी या उर्दू अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार तक गुटके निकाले। सन 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनार ने मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। पूरी 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय और सेमिनरी पैदा हुए। धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं थी। हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरों के असर को काटना चाहता था। हिंदुओं के बीच भी छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संकलन 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करणों से उत्तर भारत का बाजार पट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपी। मुद्रित और लाने ले जाने में आसान होने के कारण आस्थावान इन्हें कहीं भी किसी समय पढ़ सकते थे। इन्हें अनपढ़ लोगों की बड़ी भीड़ में बोल बोल कर भी पढ़ा जा सकता था। मतलब यह है कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर बहस मुबासे और वाद विवाद संवाद की नई स्थिति बन गई थी। लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मतांतर ही पैदा नहीं किए, बल्कि इसने समुदाय को अंतर से और विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत से जोड़ने का काम भी किया। अब हम बात करते हैं प्रकाशन के नए रूप। छापे खाने से नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी जिंदगी, अपने तजुर्बे, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवती होती गई। यूरोप में विकसित उपन्यास नामक यह साहित्यिक विधा इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। जल्दी ही इसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली। अपने पाठकों को इसने अनुभव का नया संसार और मानव जीवन की विविधता का बोध प्रदान किया। दूसरी तरह की साहित्यिक विधाएं जैसे गीत, कहानियां, सामाजिक रीति रिवाज, मसलों पर लेख, ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए। अपने अलग अलग तेवरों में इन्होंने इंसानी जिंदगी और अंतरंग भावनाओं और उन सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिनसे इनका स्वरूप तय होता था। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी। छापे खानों की बढ़ती तादाद के साथ छवियों की कई नकलें या प्रतियां बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई। काठ की तख्ती पर चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस छापने के करीब अपनी दुकानें लगाईं और मुद्रकों से काम पाने लगे। बाजार में सुलभ सस्ती तस्वीरें और कैलेंडर खरीदकर गरीब भी अपने घरों और दफ्तरों में सजाया करते थे। इन छपी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीति तथा समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोग को गढ़ना शुरू किया। 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे थे। कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया। साम्राज्यवादी व्यंग्य चित्रों में राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था, तो राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे। अब हम बात करते हैं महिला और मुद्रण। महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफगोई और गहनता से लिखी जाने लगी। इसलिए मध्यम वर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज्यादा हो गया। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे और 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया। उनमें पाठ्यक्रम भी छपता था और जरूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। यानी कि देखिए, जब किताबें छपने लगी, ठीक है, तो लोगों की सोच में भी बदलाव आने लगा। जो पहले औरतों को, महिलाओं को पढ़ने नहीं देते थे, वो भी उनको पढ़ने के लिए स्कूल में भेजने लगे थे। लेकिन सारे परिवार उदार दिल नहीं थे। अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाएंगी और इसी तरह दकियानूसी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रूमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी। कभी कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया। हमें उत्तर भारत के दकियानूसी मुसलमान परिवार की एक लड़की की कहानी पता है जिसने गुपचुप ढंग से न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी। उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा उसने वह जवान पढ़ने की जिद की जो उसकी अपनी थी।
पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही करना रा सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। बाद में चलकर उन्होंने अमर जीवन नामक आत्मकथा लिखी। कई बार ये पूछा जाता है कि जो अमर जीवन आत्मकथा है ये किसकी है, तो ये आप रा सुंदरी देवी की, ठीक है, जो 1876 में प्रकाशित हुई। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्म कहानी थी। तो यानी कि बंगाली भाषा में छपी पहली संपूर्ण आत्म कहानी कौन सी थी, तो वो थी आपकी अमर जीवन, और किसने लिखी थी, रासुंदरी देवी ने इसको लिखा था। चूंकि सामाजिक सुधारों और उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी थी, इसलिए महिलाओं द्वारा लिखी जा रही आप बीती के प्रति कौतूहल तो था ही। कैलाश बाशनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती हैं, कैसे वे घर भर के काम का बोझ उठाती हैं, और जिनकी सेवा वे करती हैं वे उन्हें कैसे दुत्कारते हैं। आज जो महाराष्ट्र है वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा। सामाजिक बंधनों से बंधी औरतों के लिए पढ़ने के क्या मायने हैं। इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा, बहुत तेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आंधी से ज़्यादा खुशियाँ किताबें पढ़ने से आई हैं। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से ही हुई। जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गईं। इनमें औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियों और धारावाहिक उपन्यासों के जरिए मनोरंजन परोसा। पंजाब में भी 20वीं सदी के आरंभ से ही लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया। राम चड्ढा ने औरतों की आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। खालसा ट्रस्ट सोसाइटी, खालसा पुस्तिका सभा ने इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं छापी। अच्छी औरत बनने के उपदेश को कई बार संवाद के रूप में पेश किया गया। बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया। यहाँ पर आप धार्मिक गुटकों और ग्रंथों के सस्ते संस्करण तो खरीद ही सकते थे, तो आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता था वह भी उपलब्ध था। 19वीं सदी के अंत तक ऐसी बहुत सारी किताबों पर काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीरें उकेरी जा रही थी। फेरी वाले बटाला के प्रकाशन लेकर घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत हो गई। अब हम बात करते हैं प्रिंट और गरीब जनता। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गई। यानी कि जब किताबें सस्ती थी तो जो गरीब लोग थे वो भी उनको खरीद कर पढ़ने लगे थे। 20वीं सदी के आरंभ से सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिससे किताबों की पहुंच निसंदेह बढ़ी। ये पुस्तकालय अक्सर शहरों या कस्बों में होते थे या यदा कदा संपन्न गाँव में भी। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। यानी कि जो किताबें थी वो किताबें अब सब जगह पहुंचने लगी थी, शहर और कस्बों में भी, और जो स्थानीय अमीर लोग थे उनके लिए किताब खोलना एक बहुत ही प्रतिष्ठित बात थी। 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तकों और निबंधों में लिखा जाने लगा था। निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रेरणा ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम सीटेट में, नॉर्मल एग्जाम में, सब में पूछ जाते हैं। गुलामगिरी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो ये इसके लेखक है ज्योतिबा फुले। और इन्होंने क्या किया, इसमें निम्न जाति प्रथा के जो अत्याचार हैं उनके ऊपर ये किताब उन्होंने लिखी है। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और मद्रास में वी रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से जाने जाते हैं। तो पेरियार के नाम से किसको जाना जाता है, तो पेरियार के नाम से वी रामास्वामी को पेरियार के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भी जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध अदालतों और संप्रदाय ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं गुटके छापे। कारखानों में मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था और उन्हें अपने तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर के मिल मजदूर काशी बावा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिखकर और छापकर जाति तथा वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। 1935 से 1955 के बीच
सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। बंगाल के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए, जिसकी प्रेरणा उन्हें बम्बई के मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया। उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुंचे। अब बात करते हैं प्रिंट और प्रतिबंध। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था। मज़ेदार बात तो यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के इसके शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे। कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर इनके व्यापारिक अधिकार पर हमला न बोल दें। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए। और कंपनी ने ब्रिटानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। अंग्रेजी और देशी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक प्रेस कानून की पुनः समीक्षा करने के लिए राजी हो गए। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर टॉमस मैकाले ने पहले की आज़ादियों को बहाल करते हुए नए कानून बनाए। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। कुछ अंग्रेजों ने देशी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। ज्यों-ज्यों भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद से समर्थन में मुखर होते गए, त्यों-त्यों औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकों को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। अब से सरकार के विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखनी शुरू कर दी। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी, और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीन छीन ली जाती थी। ठीक है, तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? ये 1878 में लागू किया गया था। और इसमें क्या था कि इसमें जो प्रेस की स्वतंत्रता थी ना, एक तरीके से उसको खत्म कर दिया था। अगर कोई चीज़ सरकार के खिलाफ छाप दी गई है तो पहले तो उनको चेतावनी दी जाती थी। अगर उनकी बात को अनसुना कर दिया गया तो जो पूरी प्रिंटिंग प्रेस थी उसको जब्त कर लिया जाता था। लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखी। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। ठीक है, जो ये केसरी था ये भी अखबार था, किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुए। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा था। इसमें आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि किस तरीके से जो प्रिंटिंग है वो भारत के अंदर आई और किस तरह इन सब चीज़ों ने महिलाओं की ज़िंदगी में सुधार किया। ठीक है, और जो भी था कि किस तरीके से जो मुद्रण संस्कृति है वो भारत में आई और इसके आने से लोगों के जीवन में किस तरीके से बदलाव हुए, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर थी। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये वाला जो पार्ट है पार्ट 2 है, इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। तो प्लीज़ जिन बच्चों ने नहीं देखा पहले पार्ट 1 को देखिए, फिर उसके बाद पार्ट 2 को देखिए, तो आपका चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और देखिए आपको पता है 9th 10th की ये जो NCERT है, NCERT हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आप सबके लिए ये जो NCERT है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ में कमेंट्स करके भी आप बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, किस तरीके से वीडियो बनाई जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।